हरियाणा की 90 सीटों का चुनावी विश्लेषण। हरियाणा के अंदर इस बार कौन बाजी मारेगा, कौन बहुमत में आएगा, नहीं आएगा, क्या कारण रहेगा, यही जो ग्राउंड रिपोर्ट हम पिछले 9-10 दिन से हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं और वहाँ की जो हमारी समझ है थार न्यूज़ इकरा पत्रिका की, उस हिसाब से हमने ग्राउंड पे लोगों से जानना चाहा है, यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे बात की है, नेताओं से बात की है। उस हिसाब से हम अभी चुनाव प्रचार का एक आखिरी दौर चल रहा है। इसी दौर के बीच में हम एक हाईवे की सड़क के ऊपर ये एपिसोड बना रहे हैं, जिसमें मोटा मोटा यहाँ का चुनावी विश्लेषण कि कौन कहाँ से जीत रहा है और कौन कमज़ोर है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने बताया है आपको कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, जिसकी 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 90 विधानसभा सीटें हैं, और हम करीब 9-10 दिन से यहाँ हरियाणा में आए हुए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में हम गए हैं, लोगों से जानना चाहा है, राजनीतिक विश्लेषकों से जानना चाहा है, कुछ उम्मीदवारों से जानना चाहा है, तो यहाँ का माहौल क्या रहेगा। तो सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन जो हरियाणा का जो चुनावी विश्लेषण जो हमने देखा है, हमने महसूस किया हरियाणा की राजनीति को, तो हरियाणा में जो कुछ दिनों पहले तक एक स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, यानी कांग्रेस की सरकार आने की जो संभावनाएं चारों तरफ जो चर्चाओं में थी, दिल्ली में, हरियाणा में, वो जो चुनाव प्रचार जो ख़त्म हुआ है, तो उन लोगों को लोगों का मानना है कि सरकार आ रही है कांग्रेस की, लेकिन जो सीटें बताई जा रही थी कि इतने बड़े बहुमत से आ रही है, वो धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये है। तो हरियाणा का अंदर हरियाणा में जो क्षेत्र के हिसाब से देखें तो हरियाणा को मोटे मोटे 3-4 क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है, जिसके अंदर ऊपरी हरियाणा है, दिल्ली से सटा हुआ जो जीटी रोड का एरिया है, उसके बाद में उसके नीचे आएँ तो ये जो अहिरवाल का एरिया है, जिसमें महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव का एरिया है, फिर उसके बाद में पूर्व हरियाणा जो नीचे का एरिया है, जो मेवात का एरिया है, जिसमें नूर, फिरोजपुर वगैरह ये एरिया है, फिर आगे का यानी पश्चिम हरियाणा है और राजस्थान से लगता हुआ जिसे जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। ये 3-4 मोटे मोटे हरियाणा के एरिए हैं। और जाटलैंड की बात करें तो जाटलैंड भी इसको 3 हिसाब से देखे जा सकते हैं कि जाटलैंड का भी 3 एक तरह के अलग अलग मतलब इलाके हैं, इसमें पश्चिमी हरियाणा है और राजस्थान से लगता हुआ जो जिसको बागड़ बोलते हैं वो हरियाणा है, और फिर रोहतक के आसपास का जो हरियाणा है, जो जाटलैंड जो हुडा का प्रभाव वाला है, यानी जाटलैंड भी 3 इलाकों में, ये मोटे मोटे यहाँ के राजनीतिक इलाके हैं। तो जो जाहिर सी बात है कि तमाम तर पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। हमने पहले के हमारे एपिसोड में भी जो कुछ किए हैं, 7-8 एपिसोड हमने हरियाणा में, उनमें बताया है। तो मुख्य जो दल हैं, जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, ये मुख्य दल हैं हरियाणा की राजनीति में, चुनाव में। लेकिन साथ में जो इनेलो है, जो यहाँ सत्ता में रही है, और इनेलो से अलग होकर के जो पार्टी बनी जेजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता में थी, वो भी मैदान में है, और ये आम आदमी पार्टी है भी मैदान में है। तो इनेलो ने जो बसपा से गठबंधन कर रखा है, और जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उससे गठबंधन कर रखा है। तो इस हिसाब से 4-5 पार्टियां मैदान में हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं, बागी उम्मीदवार हैं, वो भी अच्छी खासी संख्या के अंदर हैं। तो हरियाणा का ये जो 90 विधानसभा सीट है, इसके अंदर 46 सीटों से बहुमत मिलना है। तो कांग्रेस है वो, ये तो है कि कांग्रेस पूरे एक मूड में है, और कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि कांग्रेस है वो सत्ता में आ रही है। तो कांग्रेस की जो सत्ता की चाबी, यानी कांग्रेस के पूरे संगठन पे जो प्रभाव है, वो पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी के संगठन की एक तरह की चाबी है। और वो प्रभाव इसलिए भी नज़र आया कि जब टिकटों का वितरण हुआ कांग्रेस में, तो 90 में से जो अधिकतर सीटें हैं वो उन्हीं को मिली जिनको हुड्डा चाहते थे। तो इस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस जो सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही
बनेंगे। और ये चर्चे निचले लेवल पे यानी ग्राउंड पे जो सियासी लोगों से बात करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। तो ये तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में जो कुमारी शैलजा हैं, जो बड़ी नेता हैं, सांसद हैं, उनकी नाराज़गी अपनी जगह है, जो नाराज़गी चल रही है, जो दलित समुदाय से हैं, बड़ी नेता हैं हरियाणा की, तो वो नाराज़गी अपनी जगह चल रही है। और कांग्रेस में जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो बागी हैं, उनकी नाराज़गियाँ अपनी जगह चल रही है। ये कांग्रेस का है। दूसरी है जनता का एक पक्ष कि जनता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी विधानसभा क्षेत्रों में जाओ, बड़े पैमाने पे जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था से नाराज़ है। हरियाणा की शासन व्यवस्था हो या केंद्र की भाजपा की शासन व्यवस्था हो, यानी ज़बरदस्त नाराज़ है। नाराज़गी स्पष्ट झलक रही है। काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हमें मिले हैं जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन भाजपा के ने जो कुछ काम नहीं किया, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रोटी रोजगार के मामले हों, तो इन चीज़ों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है वो भी स्पष्ट नजर आ रही है। तो भाजपा है वो भी जाहिर सी बात है सत्ता में बने रहने के लिए, यानी तीसरी दफ़ा सत्ता में आने के लिए हरियाणा में अपने प्रयास कर रही है और इसके लिए उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन हरियाणा के अंदर, चाहे हरियाणा भाजपा के नेता हों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या दूसरे नेता हों, उनके भाषणों में, उनकी सभाओं में वो उत्साह नहीं है जो पिछले चुनावों में या उससे पहले चुनाव में जो देखने को मिला था। यानी भाजपा की और नेताओं की जो रैलियों में उस जनता में भी वो उत्साह नहीं है और वक्ताओं में, यानी प्रधानमंत्री के भाषण हैं, उनमें भी वो दमखम नजर नहीं आया जो पहले के चुनावों में था। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों से एक तरह की भाजपा है वो बैकफुट पे है। ये ऐसा एक लग रहा है कि वो अपने आप को कमज़ोर उनको लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं। तो जो अलग अलग जो चुनावी विश्लेषण है उसमें सबसे मोटी चीज़, एक चीज़ ये है जो हमने महसूस किया है कि भाजपा है वो बहुमत के नज़दीक नहीं पहुंच रही है। काफ़ी लोग उनको बता रहे हैं कि इतनी सीट मिलेंगी, उतनी मिलेंगी, वो तो बाद की बात है कि 8 अक्टूबर को जो काउंटिंग होगी तब। लेकिन ये है कि भाजपा है वो स्पष्ट बहुमत की तरफ नहीं है और कांग्रेस है वो स्पष्ट बहुमत की तरफ है। ये चर्चाएँ यहाँ के जो स्थानीय जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये कर रहे हैं। अब जो गठबंधन की जो राजनीति है, जैसे इनेलो का बसपा का गठबंधन है और जेजेपी का और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, ये लोग भी मैदान में हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो इनेलो है उसने भी पूरी तरह से जो अपना जोर लगा रखा है और 1 दर्जन के करीब सीटें ऐसी हैं जहां इनेलो है उसने पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जेजेपी के जो हाल हैं वो इस बार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। लोग हैं वो जेजेपी को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो दोनों पार्टियों में मुकाबला है यानी कांग्रेस और बीजेपी में, वो इतना नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी को खुली एक तरह की जीत मिल रही है कि 90 विधानसभा सीटों पर 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला है वो बहुकोणीय है। यानी 90 में 30 सीटें हैं, उसमें त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय और पंचकोणीय मुकाबला है। वहाँ पर जो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और वो कौन हैं? वो वही लोग हैं 30 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बागी होकर के ज़्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं, जो या तो निर्दलीय हैं या किसी और पार्टी का सिंबल लेकर के मैदान में उतरे हैं। तो इन लोगों ने पूरी तरह से इस चुनाव को है वो एक तरफा नहीं होने दिया, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में न होकर के वो तीसरे उम्मीदवार, चौथे उम्मीदवार के हिसाब से वो चुनाव तय हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम बागियों की अगर हम बात करें तो बागियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के बागी हैं, कांग्रेस के 36 बागी मैदान में हैं 90 सीटों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के 33 बागी हैं वो मैदान में हैं। और इन लोगों ने अन्य छोटी पार्टियों से टिकट ले लिया है या खुद निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और इनकी स्थिति कमज़ोर भी नहीं है। इनमें बहुतों की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। कुछ जगह तो कांग्रेस के जो बागी हैं उनकी स्थिति कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार से अच्छी है, कुछ जगह भाजपा के जो उम्मीदवार हैं घोषित उम्मीदवार, उनसे उनके बागी उम्मीदवारों की स्थिति अच्छी है। तो इन बागियों ने 30 सीटों पर मुकाबले को
त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बना दिया है। जो बागियों की अगर जिक्र करें तो कुरुक्षेत्र से जो भाजपा के जो सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी मां जो सावित्री जिंदल हैं वो मैदान में हैं, बागी होकर के वो चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह जो अंबाला है वहाँ कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार हैं वो मजबूत स्थिति में हैं। करनाल है, फरीदाबाद है, जिंद की सीटों पर, यानी जो बागी उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति कोई कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत स्थिति से चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ों के साथ में जो प्रमुख सीटें हैं हरियाणा की जिनके ऊपर चर्चा है, जहाँ से बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो हरियाणा के यहाँ के मीडिया के अंदर, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में जिन सीटों की चर्चा है, धरातल पे चाय चौपाल पर जब बैठते हैं तो वहाँ जो चर्चाएं हैं, तो ये जो 5-7 सीटें ऐसी हैं जो प्रमुख सीटें हैं हरियाणा की, जिसके अंदर अंबाला कैंट की सीट है, डबवाली की सीट है, जुलाना की सीट है, तोशाम और लाडवा की सीट है, और उसके बाद में उचाना सीट है, एलनाबाद सीट है। तो ये जो 6-7 सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा हर जगह होती है कि यहाँ से कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है। इन प्रमुख जो 5-6 सीटें हैं, इनमें अगर सबसे पहले अंबाला कैंट की बात करें तो अंबाला कैंट से कांग्रेस की बागी उम्मीदवार चित्रा सरवारा मैदान में हैं और वो मजबूत स्थिति में हैं, और यानी वो कांग्रेस के घोषित जो प्रत्याशी हैं उनसे अच्छी कंडीशन में वो बताई जा रही हैं धरातल के ऊपर। और उनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं और 4-5 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, अनिल विज, उनसे उनका मुकाबला है। हालांकि अनिल विज हैं वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन कांग्रेस की बागी ने मुकाबले को पूरी तरह से एक तरह का मजबूत और रोचक बना दिया है। ऐसे डबवाली सीट की बात करें तो यहाँ जो जेजेपी के जो नेता हैं दिग्विजय चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, वो मैदान में हैं जेजेपी से, और यहाँ उनका जो मुकाबला है उनके सामने जो हैं जो देवीलाल जी के ही परिवार के, यानी देवीलाल जी के भाई के पोते अनिल सिहाग, जो कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में हैं। तो ये भी एक डबवाली सीट पर भी एक रोचक मुकाबला है कि देवीलाल जी के परिवार में कौन जीतेगा और वहाँ कौन नहीं जीतेगा। और जुलाना सीट की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से जो विनेश फोगाट जो खिलाड़ी हैं, चर्चित हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो विनेश फोगाट मैदान में हैं कांग्रेस से, और भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी मैदान में हैं। और यहाँ जुलाना से जेजेपी की तरफ से जो मौजूदा विधायक हैं अमरजीत ढांटा, वो मैदान में हैं। तो ये जुलाना सीट भी एक तरह से एक रोचक और चर्चित सीट बन चुकी है। जहाँ तक तोशाम सीट की अगर बात की जाए, जो वो भी एक चर्चित सीट बन चुकी है कि यहाँ जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी हैं, उनके पोते और पोती दोनों मैदान में हैं जुलाना से, यानी बंसीलाल जी का एक पोता और एक पोती यहाँ से मैदान में हैं, और उनका मुकाबला भी बड़ा रोचक बना हुआ है तोशाम में। तो बीजेपी की से जो किरण चौधरी की बेटी, जो इनकी पोती हैं बंसीलाल जी की, श्रुति चौधरी, वो मैदान में हैं, और कांग्रेस से बंसीलाल जी के जो पोते अनिरुद्ध चौधरी हैं वो मैदान में हैं। यानी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी दोनों चचेरे भाई बहन हैं और वो तोशाम से मैदान में हैं। तो यहाँ भी एक देखना है कि बंसीलाल जी के परिवार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसके अलावा जो लाडवा सीट है वहाँ से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो मैदान में हैं, और उनके सामने कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक हैं मेवा सिंह, वो मैदान में है। और यहाँ भी मामला बिल्कुल रोचक बन चुका है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की चर्चाएं ये हैं कि खुद मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं उनका चुनाव लोग उलझा हुआ मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है सूबे के एक बड़े नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, जिनको लोकसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो उनकी चुनाव है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री का लाडवा में फंस चुका है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का, जमीन से जुड़े हुए लोगों का मानना है। तो इन्हीं सीटों के अंदर अगर और सीट की बात करें, उचाना सीट की, यहाँ दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले, वो तो दुष्यंत चौटाला यहाँ से मैदान में हैं, और उनके सामने चौधरी बीरेंद्र सिंह जो यहाँ के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और कई बार विधायक रहे हैं, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे 8-10 साल के लिए और वापस कांग्रेस में आ गए हैं। तो बीरेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं वो मैदान में हैं। तो यहाँ भी एक रोचक मुकाबला है उचाना सीट के ऊपर भी। और
अगली सीट जो अगर बात करें एलनाबाद, जो इस 6-7 सीटों में जो चर्चित है, तो यहाँ इनेलो से जो अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं, तो कांग्रेस से जो भरत सिंह बेनीवाल जो पूर्व विधायक हैं वो मैदान में हैं, और भाजपा से अमीर चंद मैदान में हैं। तो ये इस सीट भी एक तरह की चर्चा में है कि यहाँ कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। तो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी समुदाय की नेताओं की जुबान पे हुई है प्रचार के दौरान, तो वो दलित समुदाय की हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, इनेलो के नेता हों, जेजेपी के नेता हों, यानी कोई भी पार्टी के नेता हों, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसी समुदाय की चर्चा की है, किसी समुदाय का फेवर लेने की कोशिश की है, किसी समुदाय को अपनी तरफ खींचने की और अपनी तरफ रुझाने की जो कोशिश की है, तो वो दलित समुदाय है। और जो 90 सीटें हैं उसमें से 17 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। अच्छा खासा, यानी करीब 21% वोट है हरियाणा में दलित समुदाय का बताया जाता है। तो यहाँ से जो कांग्रेस की बड़ी नेता जो दलित समुदाय से हैं, कुमारी शैलजा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में सारी पार्टी आला कमान ने जो पार्टी की चाबी सौंपी है उससे वो नाराज हैं, और वो उस हिसाब से प्रचार में भी नहीं जुटी हैं। घोषणा पत्र जो का विमोचन हुआ उस दिन भी उस कार्यक्रम में नहीं आई। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह सुनने में मिल रही हैं। तो बसपा और जो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, ये भी दलितों की तरफ अपने को रुझाने की जो कोशिश कर रही हैं। और बसपा ने इनेलो से गठबंधन करके वहाँ मैदान में है, और आज़ाद समाज पार्टी है वो जेजेपी के साथ मैदान में है। तो ये जो सारे अपने अपने ताकत लगा रहे हैं कि दलित वोट है जिनकी तरफ जाए उनकी सीटें बढ़ जाएं। तो इन के साथ ही जो हरियाणा में जो एक सभा के अंदर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा में एक बात भी कही है, और वो बात भी धरातल पे चर्चा होती है उसकी। हम जब युवाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा एक सभा के अंदर कि सरकार बनने के बाद 5 लाख नौकरी भाजपा सरकार हरियाणा में देगी, यानी 10 साल राज रह लिया, तीसरी बार बन जाएगी तो 5 लाख नौकरी देंगे। तो इस चीज़ को लोग युवा खासतौर से मजाक में भी लेते हैं कि जब 10 साल आपकी यहाँ सरकार रह गई तब आप नौकरियां नहीं दे पाए, तो तीसरी बार बनने के बाद क्या नौकरियां देंगे, क्या गारंटी है। तो ये ऐसे चुनावी जो बयानबाजी हैं उनकी चर्चाएं भी धरातल पे हो रही हैं। तो ये हरियाणा में जो पिछला चुनाव था यानी 2019 का चुनाव, उसमें जो कांग्रेस ने 31 सीटें ली थी और भाजपा ने 40 सीटें ली थी, जेजेपी ने 10 सीटें ली थी, इनेलो ने 1 सीट ली थी और 7 निर्दलीय जीते थे, और जेजेपी के साथ मिलकर के भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़, पिछली बार 19 में 7 निर्दलीय जीते थे। हरियाणा में निर्दलियों का भी एक तरह का दबदबा होता है, छोटा राज्य है, 46 सीटों से सरकार बनती है। हरियाणा में जो अधिकतम निर्दलीय हैं वो 2 बार 16 तक जीते हुए हैं, यानी 1968 से लेकर 2019 तक का चुनाव देखें तो यहाँ 5 से लेकर 16 निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। 1982 में सबसे अधिक 16 निर्दलीय चुनाव जीते थे, और 1972 और 2000 के अंदर 11 निर्दलीय जीते थे, और 1996 और 2005 में 10 निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। निर्दलियों का हर बार अच्छा प्रभाव रहता है। तो इस बार भी निर्दलीय कई सीट पे जोर लगा रहे हैं। जो बागी उम्मीदवार हैं, जो छोटी पार्टियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना जोर लगा रहे हैं कि अपने सहयोग से ही सरकार बनेगी। तो ये भी अपने आप में हरियाणा के अंदर है कि निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका पूरा जोर है कि वो जीत गए तो सरकार उनके बगैर नहीं बनेगी। तो ये जो सारी चीज़ें जो हुई, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके प्रति जनता में एक नाराज़गी भी देखने को मिलती है, और लोग कह रहे हैं इसी वजह से लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो नायब सिंह सैनी जिस समुदाय से आते हैं वो एक भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक चीज़ है कि मनोहर लाल खट्टर को जो हटाया गया था तो इसलिए हटाया गया था कि जनता उनसे नाराज। अभी भी मनोहर लाल खट्टर का कोई खास प्रभाव नहीं है। जहाँ तक क्षेत्र की बात, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, तो अहिरवाल का एरिया है, महेंद्रगढ़ का, और ये अपना रेवाड़ी का, गुड़गांव का, यहाँ जो यादव वोट है, और ऊपर जीटी रोड के ऊपर जो भाजपा का प्रभाव है पानीपत के एरिया में, ये पूरी पट्टी में अभी भी
इस टाइम भी, इस चुनाव में भी पूरी तरह से भाजपा की पकड़ है और प्रभाव है। उसका एक कारण है कि सबको लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे वो जाट मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो वो जाट मुख्यमंत्री बनने के बाद जो यादव हैं, सैनी हैं और ऊपर पंजाबी हैं, तो ये जो अहिरवाल से लेके जीटी रोड का जो एरिया है, ये दोनों एरियो के अंदर एक ये मैसेज है कि अगर जाट मुख्यमंत्री बनेगी तो उस सरकार में हमारी वैसे नहीं चलेगी। तो यादव समुदाय, सैनी समुदाय और ऊपर पंजाबी समुदाय, ये तमाम तर वो पहले से भी एक तरह के बीजेपी के नज़दीक थे और बीजेपी का ही वोट बैंक माना जाता था। तो इस बार और मजबूती से बीजेपी की तरफ जाते लग रहे हैं। ये भी एक धरातल की सच्चाई है। लेकिन जाटलैंड की बात करें तो जाटलैंड को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 हिस्सों के अंदर जो राजस्थान से लगता हुआ बागड़ का इलाका है, पश्चिम हरियाणा है और रोहतक से लगता हुआ हुड्डा के प्रभाव वाला जाटलैंड है। तो हुड्डा के प्रभाव वाले जाटलैंड के अंदर पूरी तरह से माहौल है वो हुड्डामय बन चुका है और वहाँ जो कुछ है वो हुड्डा के हिसाब से चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हुड्डा के बेल्ट में, रोहतक बेल्ट में अच्छी तादाद में कांग्रेस के विधायक जीत सकते हैं। लेकिन दूसरा तो बागड़ का इलाका है, अगर उसका देखें राजस्थान के इलाके में, तो वहाँ आज भी देवीलाल जी के इस परिवार का एक दबदबा देखा जा सकता है। अब उसमें कौन जीतता है, कितने विधायक जीतते हैं, वो तो काउंटिंग के बाद ही मालूम होगा। इसके अलावा जो और बात करें तो जो मेवात का इलाका है, मेवात के इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया है। जो दिल्ली के दक्षिण में है, यहाँ जो 5-6 सीटें हैं, उनमें 2 मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक नीति बना रखी है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं उतारने की, वो उसने यहाँ आकर के हरियाणा में तोड़ी है। और पिछली बार की तरह इस बार 2 उम्मीदवार उसने उतारे हैं, इससे फिरोजपुर झिरका से और पुन्हाना सीट से। तो ये मेवात का मामला है। और मेवात के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो माहौल है, वहाँ भी 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी मेवात की भी करीब करीब सभी सीटों पे त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो अब इसके अंदर जो सबसे जो घोषणा पत्र में, जाहिर सी बात है, सबने अपने अपने घोषणा पत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। अब उसके अंदर जनता किसको पसंद करती है, किसको नहीं करती है, वो तो मतदान के बाद काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक इतना स्पष्ट है कि अहिरवाल से लेकर के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर के ऊपर जीटी रोड, पानीपत तक, इस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और जाटलैंड है, चाहे पश्चिम हरियाणा हो, चाहे राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा बागड़ हो या रोहतक का एरिया हो, वहाँ कांग्रेस भी मजबूत है, इनेलो है वो भी मजबूत है। इनेलो की स्थिति भी वहाँ मजबूत समझी जाती है। और मेवात का एरिया है, वहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों चारों जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे इनेलो के उम्मीदवार हों, चाहे इसके अंदर आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हों, भाजपा के उम्मीदवार हों, 3-4 उम्मीदवारों में टक्कर है। लेकिन ये भी है कि वहाँ मेवात के अंदर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये सारा हरियाणा की जो 90 सीटों का मोटा मोटा विश्लेषण जो हमने भी महसूस किया कि वहाँ कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस की एक लहर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बागी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नाराज नेता हैं, वो जो सेंधमारी करेंगे, उसका नुकसान भी जाहिर सी बात है कांग्रेस को होगा और होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी के भी बागी उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज हैं और नेता भी जो नाराज हैं, वो जाहिर सी बात है भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस और भाजपा के जो बागी हैं, उनमें से कितने जीतते हैं, और जो लोकल लेवल पे कांग्रेस और भाजपा से जो नेता नाराज हैं, वो अपना वोट कहाँ शिफ्ट कराते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन ये एक चीज़ है कि बसपा और इनेलो का गठबंधन है, उसका भी अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है। सीटें कितनी किसको आएंगी ये काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की लहर होते हुए भी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस ये भी है कि उसको लग रहा है कि कहीं कोई चूक नहीं हो जाए, कहीं हम 46 सीटों से पीछे नहीं हो जाएं। और भाजपा हर हाल में लगी हुई है कि उसकी स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो उसकी सीटें 35-40 तक तो पिछली बार की तरह पहुंच जाएं, ताकि अन्य पार्टियों, निर्दलीयों से लेकर हम सरकार बना पाएं। छोटी पार्टियां हैं, इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है और निर्दलीय है, ये तमाम तर ये भी चाहते हैं कि हम जीतें और कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार में हम शामिल हो जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।